हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम सिक्स देखने वाले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट। Okay. Directive principle of state policy. The Constitution of India under Part 4, Article 36. Article 36 to 51 lays down certain directive principles of state policies, which, though not justifiable, are fundamental in governance of the country. And it is a duty of the state to apply these principles in making laws. These lay down that states shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall form in all institutions of national life. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या? मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसको स्टेट को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? स्टेट को। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल किसमें लिखा है? 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 में लिखा है। Okay, lays down certain directive principles of state policies. Lays down what? Certain directive principle of state policy. मतलब ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ले करता है स्टेट के लिए, which though not justifiable are fundamental in governance of the country. मतलब इससे हमें कंट्री को कैसे गवर्न करना है ये हमें एक सेंट्रल आइडिया देता है। And is a duty of a state to apply this principle in making laws. और इस इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करके ही हमें नए लॉज बनाने हैं, इस कंट्री को फॉर्म मतलब कंट्री को कैसे चलाना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और इनको मध्य नजर रखते हुए हमें लॉज बनाने हैं। ओके, these lay down the state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively as it may the social order with such justice, social, economic and political shall form all institutional of national life. मतलब इंडिया के में पीपल रहने वाले उनके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करके ऐसे लॉ बनाने हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Their idea has been incorporated from Constitution of Ireland. किससे लिया हमने? Constitution of Ireland। पहले हमने सब देख चुके हैं लिस्ट पूरी, पर अब यहाँ पे आपको क्लियर होता जा रहा होगा, राइट गाइस? The idea has been incorporated from Constitution of Ireland. कहाँ से आइडिया लिया है? आयरलैंड। एक बार देखती हूँ। The idea has been incorporated from the Constitution of Ireland. मुझे लगा गलत बोला मैंने, नहीं बराबर है, आयरलैंड से लिया। mere instruction not enforceable by law for day to day administration of country. The state of, अब ये केस आ गया, in state of Tamil Nadu versus Abu Kaurbai case in 1984. The Supreme Court held that although the directive principles are not enforceable, yet court shouldn't avoid them. मतलब ये enforceable नहीं है कोर्ट में, फिर भी yet court shouldn't avoid them. कोर्ट ने अवॉइड नहीं करना है, मतलब ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर भी कोर्ट ने अवॉइड नहीं करना है कि बोल के ये स्टेट का काम है मैं क्यों देख लूं, नहीं, थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। Classification and enumeration of directive principles as classified under 4 principal groups. आप इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट ग्रुप डील्स विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशल मतलब डे टू डे पॉलिसी। सेकेंड डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, मतलब सेकेंड क्या डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, हाउ टू डू एन एडमिनिस्ट्रेशन। देन थर्ड डील्स विद सोशो इकोनॉमिक राइट्स। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशल राइट्स, सोशो इकोनॉमिक, सोशो और इकोनॉमिक दोनों राइट्स। थर्ड, फोर्थ last group contains a statement of international policy of Indian Republic. International policy of Indian Republic मतलब क्या? हमें ट्रेड करना है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। ओके, आर्टिकल 38
to secure and protect social order which stands ओके तो हम क्या देख रहे थे प्रिंसिपल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस फिर आर्टिकल 38 में क्या है टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब टू प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल सोशल ऑर्डर जो है जैसे मैंने ट्रैफिक का बोला था पहले बहुत पहले लेक्चर में कि ट्रैफिक के रूल्स हम क्यों बनाते हैं ताकि सोशल ऑर्डर हो और पीपल का वेलफेयर हो इन आर्टिकल 39 द स्टेट विल इन पर्टिकुलर direct its policy towards securing adequate means of livelihood to all citizens, a proper distribution of material resources of community for the common good. Article 39 क्या बोलता है? The state will in particular direct its policy towards securing adequate means of livelihood to citizens. Article 39 में क्या होता है कि people का livelihood जो है livelihood मतलब हम जैसे हर रोज जीते हैं तो उसको सिक्योर करने के लिए आर्टिकल 39 में बताया गया है वो पॉलिसी बना था आर्टिकल 39 में बनाया गया है कि गवर्नमेंट लोगों की लाइफ सिक्योर करने के लिए लाइवलीहुड सिक्योर करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजंस में क्या क्या आता है तो पहली बात अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल पहली बात दूसरी बात प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू कॉमन डेट्रीमेंट मतलब प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू कॉमन डिट्रीमेंट मतलब एक ही इंसान के पास वेल्थ जा रहा है नहीं तो हमें वेल्थ सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं एग्जांपल देती हूँ हम इनकम टैक्स क्यों कलेक्ट करते हैं ताकि इनकम जो बहुत ज्यादा लोगों के पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके देन इक्वल पे टू इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन मतलब ये लड़की है इसको ज्यादा कम देंगे ये लड़का है उसको ज्यादा देंगे ना काम का इक्वल पे पे मतलब पैसे सैलरी वेजेस कुछ भी हो the protection of strength and health of workers and avoiding circumstances that force citizens to enter avocations unsuited to their age or strength प्रोटेक्शन मतलब क्या मतलब गरीबी की वजह से कोई अगर कोई डेंजरस काम कर रहा है और वो मतलब फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में कोई मशीन होती है उसको फेंस करना बहुत जरूरी होता है या फिर अगर उस फैक्ट्री में फेंस नहीं किया है और उनको उन लेबर को फोर्सफुली विदाउट फेंसिंग मशीन के ऊपर काम करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि घर में पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट प्रिंसिपल है वो बता सकती है कि अगर कोई भी मशीन फेंस नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि वो भी तो इंसान है राइट the protection of childhood and youth against exploitation of moral and material abandonment मतलब प्रोटेक्शन ऑफ यूथ और चाइल्डहुड को बहुत जल्द काम पे लगाना उसको भी प्रोहिबिट किया है मतलब 14 से नीचे वाले तो बच्चे काम ही नहीं कर सकते इसलिए बताया और यूथ जो है वो हमारी मतलब जैसे ब्लू वेल गेम बीच में आई थी तो उसको भी स्टॉप क्यों किया गया क्योंकि हमारी यूथ को डिस्ट्रैक्शंस हो रहे थे तो वो भी गवर्नमेंट के पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ठीक है देन आर्टिकल 39A अब 38 देखा 39 में क्या देखा कि लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के क्या क्या है तो उसमें हमने मीन्स देखे 5 फिर आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर जस्टिस मतलब क्या इक्वल जस्टिस मतलब एवरीवन इज इक्वल भले वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो या हम जैसे गरीब लोग ही क्यों ना हो सब लोग इक्वल हैं ओके देन आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हर विलेज में एक पंचायत होती है पंचायत तो पता है आप पंचायती करते हैं वो वाली पंचायत नहीं है पंचायत मतलब विलेज में एक सरपंच जी होते हैं उसमें पंचायत होती है तो सेल्फ गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मतलब विलेज की प्रॉब्लम पंचायत में सॉल्व हो जाए ये भी तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो 40 में बताया आर्टिकल अब आर्टिकल 41 टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एक्सेट्रा टू सिक्योर राइट ऑफ वर्क
एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पहले देखा वो कौन सा तो एक्ट या एक्ट बना था कि जिसमें हमें 100 दिन के लिए गवर्नमेंट ने वर्क प्रोवाइड किया था, तो वो क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही तो था। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है, 41। आर्टिकल 42, टू सिक्योर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जस्ट कंडीशन मतलब कोई भी इंसान उसमें काम कर सकते, इस लायक काम होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी इंसान फैक्ट्री में ऐसे काम कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल वो कॉटन ओपनर्स होता है, पता है, कॉटन निकलता है वहां से, तो प्रॉपर मास्क होने चाहिए ताकि उनको कोई मतलब उनके जो लंग्स है उनको कोई डैमेज ना हो, इसके लिए होना चाहिए कंडीशन टू वर्क। और मैटरनिटी रिलीफ मतलब क्या, जब कोई भी लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट बन जाती है तो उसको मैटरनिटी लीव मिल जाती है। उस मतलब मैटरनिटी लीव मतलब क्या, जब कोई भी प्रेग्नेंट बन जाती है औरत तो उसको कंपनी यानी या फैक्ट्री पैसे देती है मैटरनिटी में, और वो घर पर ही रहती है और काम पर नहीं आती, तो उसको बोलते हैं मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है। Article 43, to secure work and living wage, a decent standard of living, leisure and social and cultural opportunities for the people, and particular to promote cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठाए। कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, जैसे पॉटरी करना, पॉटरी मतलब कोई मतलब ज्वेलरी, खोटी मतलब रियल वाली ज्वेलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, गोल्ड वाली, कोई छोटी छोटी ज्वेलरीज बना रहा हो, पॉटरी का काम कर रहा हूँ या बेकिंग का वगैरह काम कर रहा हो, छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। और फैक्ट्रीज में किसी के वेजेस डिसाइड करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इस समय तक काम कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर वेज देना चाहिए, इसके नीचे नहीं देना है, नहीं तो उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, बेचारा करता रहेगा और पैसे ही नहीं मिलेंगे उसको, राइट। Article 41, to secure uniform civil code applicable to entire country. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इस कोड के अंदर सभी सिटीजन्स को चलना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड applicable to entire country. Article 45, to provide within 10 years from the commencement of constitution free and compulsory education to all children up to age of 14. ये तो हमने देख कर अब पक गए हैं to provide within 10 years from the commencement of constitution free and compulsory education up to age of 14 years. 14 साल तक हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये हमने सब देखा है गाइस, फिर से आ रहा है, आपको बोर हो रहा है मुझे पता है, पर फिर भी हमको पढ़ना है ताकि आपको एलएलबी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है, एलएलबी में बहुत सारे, पार्टनरशिप है, फिर कंपनी लॉ है, हम देखने वाले हैं, मैं सब पढ़ाऊंगी आपको, एलएलबी 1 पढ़ाऊंगी, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगी, 12th भी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, आप कुछ भी चिंता मत करो। Article 46, to promote with special care the educational and economic interests of weaker sections of people, especially the scheduled caste and scheduled tribe. मतलब SC/ST के जो लोग होते हैं वो बैकवर्ड मतलब बोलते हैं उनको, तो उनके पास ज्यादा मतलब खुद का कुछ करने के लिए पैसे नहीं होते या वो गरीब कहला जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा कोटा प्रोवाइड किया। okay? Then Article 47, to secure the improvement of public health and prohibition of intoxication drinks and drugs. मतलब कोई ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाना जिससे कि सबकी मतलब यूथ खराब ना हो, मतलब ड्रग्स को प्रोवाइड करना, नहीं तो सब गंजाड़े बन जाएंगे, सब गांजा फूकेंगे, कुछ भी फूकेंगे और हमारे मतलब खत्म हो जाएगा इंडिया, तो उसको भी प्रोहिबिट करना है। Then Article 47, to secure the improvement of public health हो गया। Article 48, to organize cultural and animal husbandry on scientific lines and preserve and improve the breeds and prohibit slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle. To organize cultural and animal husbandry मतलब कुछ ऐसे एनिमल मतलब गवर्नमेंट ने सिखाना है फार्मर्स को कि आप अगर इस ब्रीड की काऊ लाओगे तो आपको इतना लीटर ज्यादा मिल्क मिलेगा इस काऊ को संभालने से अच्छा। और स्लॉटर मतलब काटना प्रोहिबिट करना है काऊ को मारना
या काफ्स बच्चे होते हैं उसको मारना, उसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करना है। ओके, काफ्स, मिलिच एंड ड्रॉट कैटल, कैटल मैंने छोटे छोटे, ठीक है, काफ मतलब छोटे गाय, गाय के बच्चे, उनको नहीं मारना है, ठीक है। Article 49 to protect all monuments of historic interest and national importance. For example, राजगढ़ है, अजिंक्य तारा है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ताजमहल है, उसको प्रोटेक्ट करके टूरिज्म बढ़ाना है, ये भी एक डायरेक्ट प्रिंसिपल है। Then Article 50 to bring about separation of judiciary from the executive. Judiciary और executive को separate करना है। Okay. Article 51 to endeavor to secure the promotion of international peace and security. मतलब इंटरनेशनल पीस हो, हमें झगड़ना नहीं है, हम इंडिया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, झगड़ना नहीं है किसी के साथ, हमें इंटरनेशनल पीस रखना है। द मेंटेनेंस ऑफ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। जस्ट एंड ऑनरेबल मतलब रिलेशन बिटवीन नेशन, मतलब अच्छे रिलेशंस बनाए रखने हैं, ये भी गवर्नमेंट का काम है। द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रहे हो तो उसको भी हमें सेटल करना है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम ही है। मतलब ये नहीं करना है मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्या करना है जानेगा और किसी को गाली बक देने की नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर एक देश का मतलब ये है, आप कैसे कर सकते हो ये सब। Directive principle added after 42nd Amendment 1976. Article 39A, the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and will in particular free legal aid by suitable legislation. Article 39 अब देखने वाले, the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and will in particular and free legal aid by suitable legislation. Article 39F, the children are given opportunity and facilities to develop in healthy manner and condition of freedom and dignity that childhood and youth are protected against the material amendment. ये हमने देखा है सिर्फ 42nd amendment में क्या ऐड हुआ तो उन्होंने दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड आफ्टर 42nd amendment। 42 amendment जो हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस अमेंडमेंट के बाद कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, तो 39A और 39F। ओके, और फिर आर्टिकल 43A, 43B और 48A, यहाँ पे हमने सब पढ़े हैं आर्टिकल्स, तो बोलेंगे फिर से क्या गड़बड़ा रही है, मतलब अमेंडमेंट मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन था वो चेंज हुआ 42nd में और ये सब ऐड हो गए, जो मैंने अभी आर्टिकल्स पढ़े वो ऐड हो गए, फिर से पीछे करके देख लीजिए। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड आफ्टर 44th अमेंडमेंट। अब 44th अमेंडमेंट के बाद क्या ऐड हुआ, 44th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 38, द स्टेट shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor, वो वाला आर्टिकल ऐड हुआ। ओके, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन इन अदर पार्ट्स। Article 350, it is a duty of officers of concerned state to provide primary education in mother tongue to the people of minority, particularly to the children of minority class. Minority class को भी हमें education देना है, ये object डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन इन अदर पार्ट, मतलब ये अदर पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए है, ये आर्टिकल 350 में बताया गया है कि आपको माइनॉरिटी को भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी इन मदर टंग। मदर टंग मतलब मराठी माझी भाषा आहे, दिस इज माय मदर टंग। ओके, it is a duty of officers of concerned state to provide primary education in mother tongue. Okay, Article 351, it will be duty of the union to spread Hindi language among the people of India, which will develop our cultural and social element. मतलब हिंदी हमारी अब पूरे इंडिया में हिंदी बोली जाती है ज्यादा से ज्यादा, तो हमारे सेंट्रल का एक ड्यूटी है कि हमें हिंदी लैंग्वेज का प्रसार करना है। Article 355, it will be under consideration to appoint the people of scheduled caste and scheduled tribe as union or state service. Okay, fundamental duties, अब आ गए फंडामेंटल ड्यूटीज। पढ़ पढ़ कर बोर हो रहे आप सब लोग, मुझे पता है, पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एलएलबी भी ऐसा ही लगता है बहुत इजी है, पर आपको पढ़ना पड़ता है गाइस। ओके,
Fundamental duties were added in Constitution of 42nd Amendment as identified as moral obligations. Moral obligation मतलब ये करना ही है. 42nd Amendment में ये हुआ था. Fundamental duties of India are guaranteed by Constitution on Part 4 under Article 51A. Fundamental duties are not legally enforceable. They are incorporated to encourage a sense of patriotism. Patriotism हो हम हर देशवासी के बीच में patriotism हो, इसलिए इसको लाया गया था 42nd Amendment में. ठीक है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 अंडर आर्टिकल 51A में प्रोवाइड करता है, तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज. फर्स्ट, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इज आइडल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना है. टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके आइडियाज वो हमें फॉलो करने हैं. देन टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, मतलब इंडिया के बारे में ऐसा कुछ गंदा गंदा नहीं बोलना है जिससे हमारी इंडिया की बेइज्जती हो. ओके. टू अपलोड एंड प्रोटेक्ट हो गया. टू डिफेंड द कंट्री अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन. मतलब अगर बुलाया गया कि डिफेंस करने के लिए आ जाओ, तो दौड़ते दौड़ते जाना है कि यस आई विल डिफेंड माय कंट्री. ऐसा नहीं बोलना है नहीं मैं घर पे बैठा रहूंगा, नहीं मैं घर पे बैठे रहूंगी. इट इज योर ड्यूटी. ओके. टू प्रमोट हार्मनी एंड spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious मतलब religion मतलब सब हम brothers और sisters की तरह है, सिर्फ एक को छोड़ के. तो सबको brother और sister बनाते रहो तो क्या. ओके. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारा जो rich culture है उसको हमें अच्छे से preserve करना है, heritage है उसको preserve करना है, हमारी ड्यूटी है. To protect and improve the natural environment including forest, lake, river and wildlife. उसके साथ साथ natural environment को भी हमें protect करना है. To develop scientific temper, humanism and a spirit of inquiry and reform. To safeguard public property and abjure violence. To strive toward excellence in all sphere of individual collective activity so that nation constantly raises higher level of endeavor and achievement. मतलब अच्छा हो सब देश का, यही हमारी सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए दिल से. This is our duty. Okay, in short. In addition to 11th fundamental duty of the country added in year 2002 by 86th constitutional amendment, it states every citizen who is parent or guardian to offer opportunities for the education of his child as the case may be between age of 6 to 14 years. 2002 में एक नया अमेंडमेंट लाया गया कि पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चे को, जो कोई भी बच्चा उनका 6 से 14 साल के बीच में है, उनको प्राइमरी एजुकेशन देना. ठीक है, उनकी ड्यूटी है. विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ गाइस. एजुकेशन लोगे ना तो बहुत कुछ आगे मिलेगा, इसलिए तुम्हें ये डाल रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं पढ़ पाते, उनके लिए ये सब चल रहा है. ठीक है, तो प्लीज शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए. फिर चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, इमरजेंसी एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इमरजेंसी मतलब कोविड-19 वाली जैसी इमरजेंसी आ गई थी ना, वैसे ही इमरजेंसी एंड स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे कैसे प्रोविजंस बनाए हैं वो अब हम पढ़ने वाले. आई थिंक हमारा वीडियो कितने मिनट का हो गया मुझे पता नहीं, पर फिर भी आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 लेती हूँ. ओके, let's end it up over here now.